देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, एंटी नॉकिंग वैल्यू ऑफ ऑक्टेन नंबर। ठीक है, तो एंटी नॉकिंग वैल्यू पहले तो देखते हैं नॉकिंग क्या होता है। तो नॉकिंग होता है प्री इग्निशन ऑफ एयर एंड फ्यूल मिक्सचर। और अगर कोई फ्यूल पहले ही बर्न हो जाता है, मतलब यूज आपके इंजन चैम्बर पहले के बर्न होता है, तो इंजन को वो डैमेज करता है। तो इसका रूल क्या है, एंटी नॉकिंग वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब ज्यादा होगा तो एंटी नॉकिंग वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो उसका उल्टा बोलो, नंबर ऑफ कार्बन कम होगा तो एंटी नॉकिंग वैल्यू ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा 1 होगा, देन 2 होगा, देन 3 होगा, देन 4 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 2, आपको कुछ सर्टेन सेट ऑफ रिएजेंट्स दिए गए। अब ये तो देखो रिएजेंट्स को देख लो, ये क्या बनाएगा, ग्रिग्नार्ड। किसके साथ बनाएगा, तो ज्यादा जो सबसे पहले अपने बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड जो होता है ज्यादा पोलर होता है, तो पहले क्या बनेगा, MgBr बनेगा। फिर D2O, ये कौन सा काम करेगा, एसिडिक वाला काम करेगा। और एसिडिक के साथ क्या करता है, ग्रिग्नार्ड अल्केन बनाता है। तो यहाँ पे D2O है तो क्या आ जाएगा, जहां पे MgBr है वहां पे D आ जाएगा। ये बन गया। अब इस रिएजेंट के साथ इस सोडियम कौन सा हो गया, उर्ज रिएक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया, उर्ज रिएक्शन। तो उर्ज रिएक्शन में क्या बनता है, सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। तो यहां से हमने क्या सिमेट्रिकल अल्केन बनाया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपसे क्या पूछा है, द कंपाउंड सी इज, तो सी तो ये हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, when aqueous solution of sodium ethanoate is electrolyzed, the volume of gases obtained at cathode at a pressure of 1 bar and 298 Kelvin। अब देखो इस क्वेश्चन में कैथोड पूछा है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कैथोड पे क्या बनेगा। सो आपके पास कंपाउंड क्या है, RCO माइनस, इथेनोएट है, कार्बोक्सिलेट नहीं है, मैं इथेनोएट लिखता हूँ। आपके पास है सोडियम इथेनोएट CH3 CO माइनस Na प्लस, और ध्यान रखिएगा एक्वस सॉल्यूशन है। सो कैथोड पे Na प्लस रिड्यूस नहीं हो पाएगा, वहां पे क्या रिड्यूस होगा, H प्लस। और H प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनेगा, हाफ H2 गैस बनेगा। ठीक है, तो कैथोड पे क्या बनने वाला है, हाइड्रोजन गैस। तो फेराडेज लॉ हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एनी कंपाउंड डिपोजिटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज, जो कि नंबर ऑफ फेराडे के बराबर होता था। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 फेराडे, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चार्ज कितना हो गया, 2। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल। अब देखो यहाँ से हाफ मॉलिक्यूल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का n फैक्टर इसका क्या हो गया, 2। तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 इक्वल टू 2। सो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, 1 हो गया। और नंबर ऑफ मोल 1 हो गया, तो फिर उसके बाद आप वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। बट क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। देखो क्वेश्चन मैंने जहां से लिया था, यहाँ पे अगर एनोड होता, अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन में अगर कैथोड की जगह पे एनोड लिख देता, तो क्या होता है, 2 फेराडे के कारण 2 मोल CO2 बनता और 1 मोल इथेन बनता। तो वहां पे अगर आप n का वैल्यू, ये n का वैल्यू अगर आप 3 रख दो, तो 24.7 इंटू 3, ये वाला आंसर आ जाएगा 73.72, ये वाला आंसर आ जाता, डी आंसर आ जाता अगर ये एनोड होता तो। इन क्वेश्चन में कैथोड लिखा है तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, 24.7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। अब अल्केन के केस में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है कि इवन का ऑड से ज्यादा होता है, और साथ में एक और रूल होता है कि इवन वाला अपने से पीछे वाले ऑड और आगे वाले ऑड से ज्यादा होता है। इसमें लिखा था इवन ग्रेटर देन ऑड, प्रीवियस एंड नेक्स्ट ऑड। तो सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें डिकेन। ठीक है, और ये जो है वो इवन कार्बन है। अब उसके पीछे देखो नोनेन है, नोनेन के पीछे का ऑक्टेन है, और फिर हेप्टेन है। तो जो ऑक्टेन है अपने से ये कितने कार्बन हो गया, 8, ये हो गया 7, ये हो गया 9, और ये हो गया 10। 10 इवन है, तो 10 इवन है तो ये सबसे ज्यादा हो गया। अब 10 के बाद कौन आएगा, 9 नहीं आएगा, कौन आएगा, 8 आएगा। क्यों, देखो 8 जो होगा वो अपने से नेक्स्ट ऑड और प्रीवियस ऑड से ज्यादा होगा, तो 10 के बाद 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा। तो 1 3 2 4 आंसर होगा, 1 3 2 4 आंसर क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट वुड प्रोड्यूस ए रेसिमिक मिक्सचर ऑन मोनोक्लोरिनेशन। अब देखो मैंने जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर है, ये वाला 1 के लिए मैंने हो सकता है, इससे ज्यादा यहाँ पे बनेगा नहीं। 2 के केस में ये 2 पॉसिबल है,
इसके केस में ये 3 पॉसिबल और इसके केस में ये 2 पॉसिबल है। अब सब में स्ट्रक्चर देखो क्लोरीन लगा लगा के, तो यहाँ पे ये कार्डियल बनता है और ये कार्डियल बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 और 4। आंसर क्या हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 6, ये जो रिएक्शन है वो है, इसको बोलते हैं कोरी हाउस सिंथेसिस। ठीक है, और कोरी हाउस सिंथेसिस में क्या है कि पहला स्टेप होता है RX प्लस Li, तो बनता है RLi। जनरल स्टेप ये है RX Li बनता है RLi। देन CuI के साथ करने में बनता है R2CuLi, जिसको गिलमैन रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिलमैन रिएजेंट बोलते हैं। और फिर यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे एसिमेट्रिक अनसिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो कंडीशन क्या होता है, ये R' 1 डिग्री होना चाहिए और लेस क्राउडेड 2 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो अनसिमेट्रिकल अल्केन बनेगा। अब देखो दोनों क्वेश्चन में उसने सेम बनाया है, लेकिन यहाँ पे देखो R' 1 डिग्री है और यहाँ पे R' जो है वो टर्शियरी है, तो कौन सा ज्यादा बेटर होगा? 1 ज्यादा बेटर होगा। 2 पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये रिएक्शन SN2 टाइप का होता है, तो 3 डिग्री के साथ नहीं जाता है। तो इसलिए क्या होगा, पाथ 1 इज फिजिबल बट पाथ 2 इज नॉट फिजिबल, बिकॉज ये 3 डिग्री है और 3 डिग्री के साथ नहीं जाता है। ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और 1 डिग्री के साथ पॉसिबल है, तो क्या होगा, पाथ 1 इज फिजिबल। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखो पहला है आपके पास जिंक प्लस एसिटिक एसिड, ऐसा ही है। तो जिंक प्लस एसिटिक एसिड जो था वो अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके अल्केन बनाता है, इसलिए मैंने ए में क्या लिखा, जहाँ पे Cl है मैंने वहां पे ड्यूटेरियम लगा दिया। ठीक है, ये बन गया। नेक्स्ट में NaOH, तो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बना, सोडियम का सॉल्ट बना। और फिर ये आपका डीकार्बोक्सिलेशन का रिएजेंट है, डीकार्बोक्सिलेशन का रिएजेंट है। तो डीकार्बोक्सिलेशन होने में क्या होगा, ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा और इसके जगह यहाँ पे जो ये NaOH का, यहाँ पे जनरली NaOH लेते हैं तो OH वहां से H आता है, लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे NaOD में से D आएगा, तो इस वाले कार्बन पे ये हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। ठीक है, सो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2D2। तो A and B पूछा है, तो A आपका हो गया ये और D आपका C आपका हो गया ये, तो कहाँ पे आंसर मिलता है, ये C में आंसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि साइक्लोहेक्सेन में देयर इज नो रिंग स्ट्रेन इन साइक्लोहेक्सेन बट साइक्लोब्यूटेन हैज, और उसमें एंगल स्ट्रेन दिया हुआ है। इफ इंथाल्पी ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोब्यूटेन पर CH2 ग्रुप, कभी भी हम कंपाउंड्स को कंपेयर करते हैं तो पर CH2 ग्रुप से कंपेयर करते हैं, ओवरऑल कंपाउंड्स में हम कंपेयर नहीं कर पाओगे, नहीं, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन बढ़ता है इंथाल्पी ऑफ कंबशन इंक्रीज हो जाता है। तो साइक्लोहेक्सेन का साइक्लोब्यूटेन से ज्यादा ही आएगा, लेकिन साइक्लोहेक्सेन स्टेबल क्यों है, बिकॉज पर CH2 कम आता है। ठीक है, तो जो भी साइक्लोहेक्सेन के पर CH2 से ज्यादा आएगा ब्यूटेन में, वो किसके कारण आएगा, एंगल स्ट्रेन के कारण आएगा। तो यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है 660, ये किसके कारण है, क्वेश्चन में यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ये साइक्लोब्यूटेन नहीं होगा, ये साइक्लोहेक्सेन है, तब क्वेश्चन बनेगा। सो इंथाल्पी ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन पर CH2 दिया हुआ है 660। ठीक है, एंड इंथाल्पी ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोब्यूटेन दिया हुआ है 274 पर। देखो 4 कार्बन वाला ग्रुप है ना ये, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, इंथाल्पी ऑफ कंबशन पर CH2 ऑफ साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, क्या किया 2744/4, क्यों, बिकॉज में 4 CH2 ग्रुप है, तो ये आया। अब देखो 660 है यहाँ पे और ये आया 686, इसका मतलब इसमें इंथाल्पी ऑफ कंबशन ज्यादा आ रहा, मतलब इसका स्टेबिलिटी कम था। तो कितना ज्यादा है, तो 26 किलो जूल पर मोल, इसे लिखा था स्ट्रेन पर CH2 इज 26 किलो जूल पर मोल। अब साइक्लोब्यूटेन का रिंग स्ट्रेन पूछा है, तो कितने कार्बन है, 4 है, तो इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया 104। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको पर CH2 कैलकुलेट करना है और पर CH2 कैलकुलेट करने के बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है रिंग स्ट्रेन को। ठीक है, तो 104 आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव प्रोपेन। अब देखो RX प्लस Mg ईथर, RMgX प्लस वाटर क्या बनेगा RH, तो जहां पे हेलोजन अटैच्ड है,
जहाँ पे हेलोजन अटैच्ड है वहाँ पे H ऐड कर दो तो क्या प्रोपेन। बी ये आपका हो गया हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन एसिडिफिकेशन। तो हाइड्रोबोरेशन एसिडिफिकेशन में क्या बनता है, अल्केन बन जाता है, तो डबल बॉन्ड को हटा के अल्केन बना लो। सी रेड फॉस्फोरस प्लस HI के रिडक्शन से RH बनता है। और नेक्स्ट में है एसिड क्लोराइड प्लस ग्रिग्नार्ड, तो ये तो हमेशा अल्कोहल बनाता है, कैसा अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो आंसर आपका होगा 1 2 3 4। अब ऑप्शन देखते हैं, 1 4 नहीं होगा, 1 3 4 नहीं होगा, 4 नहीं होने देगा, यहाँ भी 4 नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है, N आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बन रहा है, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पे M आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए। अब देखो मैंने N को यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे हेलोजन अटैच हो सकता है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे करने पे यही मिलेगा आपको। देखो ये दोनों CH3 सेम ही है, तो मैंने सब जगह बनाया। तो 1 2 3 4 4 लोकेशन है, 4 लोकेशन में से 2 लोकेशन जो है वो काइडल कार्बन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इसको प्लस माइनस काउंट करो, तो प्लस माइनस काउंट करो का मतलब यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, टोटल कितना हो गया 6। अब लेकिन जो एनेंशियोमर्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, लेकिन जो बाकी हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इन 4 के बीच का रिलेशन क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सेपरेट होंगे, ठीक है। तो 4 स्ट्रक्चर है लेकिन उसे 6 क्रिएट हुआ क्या, आइसोमेरिक प्रोडक्ट, बिकॉज उसमें से 2 कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, इसलिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। अब m उसमें से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हटा दो तो कितना बचता है, 4 बचता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। तो आंसर क्या होगा 6N4, ठीक है।